वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5वां, जिसका शीर्षक है नई समस्याएं। नई समस्याएं इस पाठ का ये सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा कि लेखक हमें बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से भारत को नए नए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वह समस्याएं किसी भी रूप में थे, चाहे विदेशी शासकों के रूप में। जब अरब और मंगोल के बारे में हमने पढ़ा तो उसमें लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कि वह विदेशी शासक के रूप में तो आ रहे थे लेकिन उनका जो आक्रमण करने का जो पद्धति थी वो थोड़ी धीमी गति थी। लेकिन उससे क्या हो गया, एक तरफ भारत को भी उसके साथ बहुत सारी चीजें को सीखने को मिल रहे थे। भारत और उनमें दोस्ती हो गई थी, आपस में व्यापार के दृष्टिकोण से राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे उनमें विकसित हो रहे थे। भारत की संस्कृतियां, सभ्यताएं तथा बहुत सारे वास्तुकलाओं इनका वह अनुकरण कर रहे थे, तथा भारत ने भी उनके इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। उनके मस्जिद बांधने से उन्होंने किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं। तो इस प्रकार से एक समन्वय की भावना भारत और अन्य विदेशों शासकों के बीच में हो रही थी। आगे लेखक हमें आने वाले साम्राज्य के समस्याओं के बारे में हमें परिचित कराना चाहते हैं, तो उसको पढ़ते हैं हम पाठ के अगले परिच्छेदों के द्वारा। आगे लेखक हमें महमूद गजनवी अर्थात जो अफगानिस्तान के थे उनके बारे में बताना चाहते हैं कि पहले परिच्छेदों में हमने थोड़ी जानकारी हासिल कर ली थी कि महमूद गजनवी, इनका जन्म 2 अक्टूबर 971 को हुए थे। उनका जन्म स्थान गजनी जो अफगानिस्तान में है। महमूद गजनवी, इनके पिताजी का नाम है सुल्तान सुबुकतिनिक। महमूद गजनवी के पहले उनके पिताजी ने भारत पर आक्रमण करके उनके साम्राज्य की स्थापना या नींव डालने की कोशिश कर दी थी, तथा उस समय भारत पर आक्रमण करते समय उनको जयपाल के द्वारा बहुत सताया गया। जयपाल ने उनके आक्रमण को रोक रखा था, और जब सुल्तान सुबुकतिनिक को पता चल गया कि अब जयपाल किसी भी प्रकार से हार मानने वाले नहीं, तब उन्होंने उनसे संधि कर ली थी। और इसके अनुसार, संधि के अनुसार, फिर जब महमूद गजनवी आए आक्रमण करने के लिए, तो उन्होंने महमूद गजनवी इन्होंने जयपाल को हरा दिया। और उस समय उनको बहुत गिल्ट फील हुआ, किसको, जयपाल जी इनको, क्योंकि जिसके पिताजी के द्वारा मैंने कभी तक हार नहीं मानी थी, उसके पुत्र ने आकर मुझे हरा दिया, पराजित कर दिया, और इसके वजह से वह आत्महत्या कर देते हैं। उसके बाद महमूद गजनवी उनके पुत्र के साथ भी युद्ध करते हैं। उनके पुत्र जो है थोड़े कमजोर थे, तो उन्होंने वहां पर अपना पराजय स्वीकार कर लिया था। तथा आगे भी बहुत सारे विद्याधर है, उनके साथ उन्होंने आक्रमण किया। फिर वो संधि करके उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की। अब देखिए, महमूद गजनवी बहुत आक्रमण करते थे भारत पर, लेकिन उन्होंने कभी शासन नहीं किया, क्योंकि उनका उद्देश्य भारत पर शासन करना नहीं था, बल्कि भारत की जितने भी धन संपत्ति थी उसको लूटना यह था। और इस तरह उन्होंने कुल मिलाकर भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। हिंदू धुलकन की तरफ, चारों तरफ, जैसे कि हमने पहले परिच्छेद में पढ़ा था, यह पाठ की यह बहुत ही क्रूर आक्रमणकारी था। उन्होंने भारत की सारी जनता को, सारे विदेशी शासकों को, देशी शासकों को आक्रमण करके हरा दिया था, पराजित कर दिया था, और वह सारे लोगों को तितर बितर हो गए थे। उसके वजह से उन्होंने जो अत्याचार किए थे, तो भारत की जो जनता थी वह सभी मुसलमानों से नफरत करने लगी थी। अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी। अब देखिए, इसके वजह से लेखक कहते हैं कि उन्होंने जितना आक्रमण किया था और भारत पर इतनी तबाही मचा दी थी कि भारत की जनता उनके धर्म के नाम से भी नफरत करने लगी थी। तो यहाँ पर लेखक यही कहना चाहते कि हम अनुमान नहीं लगा सकते कि उन्होंने भारत की किस प्रकार से तबाही की थी, अर्थात उनको विध्वंस किया था। पर महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था, जो उसके धावे के रास्ते में पड़ा था। अब देखिए, जब वह आक्रमण करने के लिए जिन रास्ते से जाते थे, उस रास्ते से जब भी वो उसको आक्रमण करते थे तो उसको लूटते थे। पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिण भारत उससे पूरी तरह से बच गया था। अब उन्होंने जो भी भारत पर आक्रमण किया था, वह सिर्फ भारत के उत्तर भारत के सिर्फ छोटे से टुकड़े पर उन्होंने आक्रमण किया हुआ था। मध्य पूर्व और दक्षिण भारत को उन्होंने आक्रमण नहीं किया था।
महमूद ने पंजाब और सिंधु को अपने राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार महमूद ने आक्रमण करके पंजाब और सिंधु को उनके राज्य में मिला लिया था तथा वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था। अब जैसे ही वो आक्रमण करता था, हर आक्रमण करने के बाद जब वो भारत पर विजय हासिल कर लेता था, लेकिन वह कभी भारत पर शासक के रूप में उन्होंने साम्राज्य नहीं किया और वह आक्रमण करने के बाद, विजय हासिल करने के बाद भी वह अपने राज्य में गजनी में लौट जाता था। वह कश्मीर पर भी विजय नहीं पा सका। अब देखिए, वह गजनी लौट जाता था, लेकिन वह अपने साथ लूटा हुआ सारा धन, भारत का जितना भी धन था, संपत्ति था, लूटकर वह गजनी लेकर जाता था और गजनी को संपत्ति से बना रहा था। वह कश्मीर पर कभी भी विजय हासिल नहीं कर सका था। यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में बहुत सफल हो चुका था। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। अब देखिए, कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया। उसमें से एक उन्होंने सोमनाथ के मंदिर पर, जो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में है, जो गुजरात के भी गुजरात में है, ऐसा कहा जाता है कि वहां पर जो उन्होंने आक्रमण किया था, सोमनाथ के मंदिर में जो शिवलिंग है भगवान शंकर जी का, उन शिवलिंगों के उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और फिर उन टुकड़ों को लेकर वह गजनी में जाकर मस्जिद पर उन्होंने वह जड़वा दिए थे और इसीलिए भारत में बहुत आक्रोश, संतप्त निर्माण हो गया था। इस आखिरी धावे के बाद वह फिर नहीं लौटा और जिस प्रकार उन्होंने सोमनाथ पर आक्रमण किया था और शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े कर चला गया था, यह उसका आखिरी धावा था, आखिरी आक्रमण था और इसके बाद वह फिर से भारत में आक्रमण करने के लिए नहीं लौटा। महमूद की मृत्यु ईस्वी सन 1030 में हुई थी। उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक भी समय तक न वो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। तो इस प्रकार जब भारत पर महमूद ने आक्रमण किया था, गजनवी ने आक्रमण किया था और उसके मृत्यु के पश्चात थोड़े समय के लिए भारत पर किसी अन्य साम्राज्य ने या विदेशी शासकों ने आक्रमण नहीं किया, यहाँ तक कि पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हो गया। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। और जब महमूद गजनवी ने जो बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही कुशल योद्धा करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, उस साम्राज्य को शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अफगान शासक ने गजनी पर आक्रमण कर दिया और उस पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया और इस प्रकार महमूद गजनवी तथा उसके पूर्वजों ने जो विस्तार साम्राज्य स्थापित किया था, उस साम्राज्य का अंत हो गया। उसने, अर्थात किसने, शहाबुद्दीन गौरी पहले लाहौर पर धावा किया और फिर दिल्ली पर। अब देखिए, जब गजनवी का शासनकाल थम गया था तो उसके बाद किसका शासनकाल आ गया था? शहाबुद्दीन गौरी का। अब उसने सबसे पहले लाहौर पर आक्रमण किया और फिर उसके बाद दिल्ली पर, और दिल्ली के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान ने उनसे पूरी तरह से पराजित कर दिया था। अब देखिए, पृथ्वीराज चौहान का व्यक्तित्व हमें पता है। अब यहाँ पर लेखक ने क्या किया है, जो विदेशी आक्रमक है उनके बारे में बताने की कोशिश की है, क्योंकि हमें जो भारत के जो देशी राजा थे, देशी शासक थे, उनके पराक्रमता के बारे में हमें उनका इतिहास सब पता है। तो लेखक हमें इसी बात पर हमें अधिक जोर देना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो नई समस्याएं आ रहे थे उसका वर्णन यहाँ पर लेखक ने किए है। लेकिन जो नई समस्या के रूप में जो विदेशी शासक आ रहे थे और अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे, उस समय भारत के शासकों ने, देशी शासकों ने उसका डटकर मुकाबला किया था और उसमें महत्वपूर्ण नाम लिया जाता है राजा पृथ्वीराज चौहान का। शहाबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया और अगले साल एक और फौज लेकर लौटा। अब पहली बार पृथ्वीराज चौहान ने तो उनसे डटकर मुकाबला किया था और शहाबुद्दीन गौरी को हारकर पराजित होकर वहां से जाना पड़ा। लेकिन उसके एक साल बाद वह फिर से फौज लेकर आक्रमण करने के लिए लौट आया। इस बार उसकी जीत हो गई और राजा पृथ्वीराज चौहान इनका पराजित हो गए।
1192 ईस्वी सन में वह दिल्ली के तख्त पर बैठ गया और इस प्रकार शहाबुद्दीन गौरी ने वह राजा पृथ्वीराज चौहान को हराकर वहां का शासक बन गया। दिल्ली फतह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत भी फतह हो गया। अब देखिए गौरी ने तो सारे दिल्ली को अपने अंदर ले लिया था, कब्जा कर लिया था और इस तरह बहुत वह खुश थे। लेकिन लेखक कहना चाहते हैं भले ही दिल्ली को उन्होंने अपने विजय हासिल कर ली थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा भारत पर उन्होंने विजय हासिल कर ली थी या पूरा भारत उनके अधीन हो गया था, यह इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे। अब देखिए जिस प्रकार दिल्ली पर उन्होंने विजय हासिल कर लिया था, उसी समय बहुत सारे छोटे बड़े शासक अन्य राज्यों में राज्य कर रहे थे। जैसे कि दक्षिण में चोल शासक थे और वह भले ही छोटा शासनकाल था उनका, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली थे। उनके अलावा छोटे मोटे बहुत स्वतंत्र राज्य भी थे। अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी और लगी और इस प्रकार अफगानिस्तान में जितने भी शासक विदेशी शासक आक्रमण कर रहे थे, वह दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में उन्हें बहुत लंबा कालावधि लगा। लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया। जैसे कि हमने देखा था पहले परिच्छेदों में कि जब भारत पर गजनवी ने आक्रमण किया था तो वह बहुत सारे धन भारत से लौट अपने गजनी में लेकर जा रहा था, लेकिन वो किसी भी प्रकार का शासन भारत पर नहीं कर रहा था। लेकिन उसने एक चीज क्या की थी कि सिंध और पंजाब को अपने देश से जोड़ लिया था और इस प्रकार उस समय यह एक परिणाम हुआ कि भारत से पंजाब अलग हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी। वे हिंद आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था। अब देखिए 12वीं शताब्दी के अंत में जो अफगानी के जो विदेशी शासक आ रहे थे उनमें थोड़ा संबंध अलग दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह हिंद आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता से उनका पहले से ही निकट का संबंध था। कि देखो हमने पहले चैप्टरों में पढ़ा था कि आर्य जाति जो थे वह पहले से ही भारत में आ चुके थे, उनका प्रवेश हो चुका था, लेकिन उस समय वो आक्रमण के हेतु से नहीं आए थे, बल्कि उनका सिर्फ उनको साम्राज्य विस्तार करने से या फैलाने के लिए ही आए थे। उनको किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं करना था। तो इस प्रकार से अफगानों में जो हिंद आर्य जाति के जो लोग थे उनका भारत की जनता से पहले से अच्छा सा संबंध था। लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा और ऐसा होना उसकी नियति थी। आगे लेकर कहते कि 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। अब देखिए उसके आगे क्या हो गया, 14वीं शताब्दी तक आते उसके अंत तक क्या हो गया, तुर्क मंगोल जो तैमूर से उत्तर की ओर से भारत पर आकर और दिल्ली सल्तनत जो उन्होंने नींव डाली थी गौरी ने, वह सल्तनत को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, अर्थात उसको नष्ट कर दिया। वह कुछ ही महीने में भारत में रहा। वह दिल्ली आया, लौट गया, पर जिस रास्ते से वह आया उसी को उसने वीरान कर दिया। अब देखिए जिस प्रकार से वह आक्रमण करते जा रहे थे और भारत में आकर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, लेकिन उन्होंने वह बहुत अधिक समय तक नहीं रहे। दिल्ली आए और वह लौट गए, लेकिन जाते समय उन्होंने जिस रास्ते से वह गया उस रास्तों को वह आक्रमण करके विध्वंस करते चले गए, अर्थात उनकी काया उन्होंने बदल दी थी। अब लेखक यहाँ पर गजनवी और गौरी के आक्रमण काल का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने भारत पर अत्याचार किए थे, कि जिन लोगों को उसने कत्ल किया था उनकी खोपड़ियों को वो मीनारों से रास्ते को सजाते चला गया और इसलिए दिल्ली खुद मुर्दों का शहर मानी जाती थी उस समय। और सौभाग्य से यह हुआ कि वो ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाया, वह सिर्फ दिल्ली तक ही उसका साम्राज्य का विस्तार हो चुका था और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही वह भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी थी। भारत के अन्य क्षेत्रों या अन्य प्रांतों को इस सारे भयानक आक्रमण से और इस विद्रोह से बच चुके थे। दिल्ली को मौत की नींद से उठने में कई वर्ष लगे। जागने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी। तैमूर के हमले से साम्राज्य को तोड़ दिया था और उसके खंडहरों पर दक्षिण में कई राज्य
उठ खड़े हुए थे। इससे बहुत पहले 14वीं शताब्दी के आरंभ में 2 बड़े राज्य कायम हुए थे। गुलबर्ग जो बहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है और एक है विजयनगर जो हिंदू राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार 14वीं शताब्दी के आरंभ में फिर से 2 बड़े राज्य कायम हो गए थे जो गुलबर्ग में है और एक विजयनगर में। विजयनगर में हिंदू राज्य के नाम से वह जाना जाता था और गुलबर्ग में वह बहमनी राज्य के नाम से जाना जाता था। दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमजोर पड़कर टुकड़ों में बढ़ गया। दक्षिण भारत की स्थिति उससे भी बेहतर थी। वहां के राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजयनगर की थी। इस रियासत और नगर में उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थियों ने आकर्षित कर दिया था। उपलब्ध वृत्तांतों से यह पता चलता है कि शहर बहुत समृद्ध और सुंदर था। जब विजयनगर का वर्णन आता है तो वह उसकी रियासत बहुत ही समृद्धि और शक्तिशाली थी और इसीलिए विजयनगर के बारे में हमने बहुत सारे अच्छी चीजों को भी इतिहास में पढ़ा है। जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया। उसने 1526 ईस्वी सन में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। मध्य एशिया के तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोल बाबर था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव उसी ने डाला। अब विजयनगर के आगे जो पानीपत की युद्ध हुई थी उसमें फिर आगे आता है बाबर का नाम और बाबर यह भी मुगल साम्राज्य का शासक था और उसने फिर आगे चलकर भारत में उसके साम्राज्य की नींव डाल दी थी। देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ। धावा हमला, प्रतीकात्मक प्रतीक के रूप में, ध्वस्त नष्ट होना, शरणार्थियों किसी दूसरे स्थान पर जाकर शरण लेना। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आक्रमणकारी शासन कर रहे थे, इसका वर्णन पड़ा। आगे लिखेगा हमें और कौन कौन सी नई समस्याओं का सामना भारत को करना पड़ा था, इसका वर्णन करने वाले हैं, लेकिन उसको पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।